इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आपको मिलेंगे अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। हिस्ट्री से एमए हूँ, नेट भी किया है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है। मैंने टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है 2018 में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में मोबाइल नंबर के साथ आपको साइन अप करना है। तो इसके लिए जैसे ही आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद में उसमें जो फ्री प्लान है उसे अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा DAM10। तो आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हो और इसमें गोल आपको आरपीएससी सिलेक्ट करना है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेज। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, उन्हें डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपको अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो कंफर्टेबली आपके किसी भी डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। फ्री और प्लस प्लान में क्या फ़र्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है जबकि प्लस प्लान में कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। फ्री प्लान में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं। फ्री प्लान में लिमिटेड PDF नोट्स मिलते हैं जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलते हैं। फ्री प्लान में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा, रेगुलरली नहीं होता है ये, जबकि प्लस प्लान में रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा। प्लस फीचर क्या क्या है? आप कंफर्टेबली अपने घर पर लाइव पढ़ सकते हो। सभी कोर्सेज पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जो टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। डिस्काउंट है जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% होगा। इनमें से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DAM10। याद रखिएगा रेफरल कोड है DAM10। लेकिन जो ये 10% डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों तक अवेलेबल है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को। स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फतेह SI स्कॉलरशिप टेस्ट, सफलता बस एक कदम दूर। आरपीसी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए रैंक फर्स्ट पे जो आएगा उन्हें 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक सेकंड टू थर्ड को 50% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 to 25 को 25% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन। टेस्ट हर रविवार को लिया जाएगा, एनालिसिस सोमवार को किया जाएगा। आरपीएससी अभ्यास सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। रीट ACF RS पटवार कॉलेज लेक्चरर SI सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। टेस्ट का फ्री एनालिसिस टेस्ट के तुरंत बाद शाम 10:30 बजे होगा। लैंग्वेज दोनों रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी। क्रैश कोर्स ऑफ राजस्थान GK फॉर कॉलेज लेक्चरर, स्टार्टिंग डेट है इसकी 16 अप्रैल। ठीक है। सक्षम कंप्लीट कोर्स फॉर RS प्रीलिम्स 2021, स्टार्टिंग डेट है इसकी 19 अप्रैल। गरुड़ 6 मंथ्स कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स फॉर आरपीएससी SI 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा ये। सफल क्रैश कोर्स ऑन RS MSSB पटवार, स्टार्टिंग डेट है इसकी 21 अप्रैल। इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे DAM10 तो आपको मिलेगा फिर इसमें 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी के आरपीएससी पर काफ़ी सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो अभी वर्तमान में हैं। RS आरपीएससी SI पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVV NL, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम। ठीक है। आप इनमें से जो कोर्स है ना वो ज्वाइन करोगे तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर के आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा केवल आपको अनअकैडमी पे मिलेगा, बाकी किसी पे नहीं मिलेगा।
तो सब्सक्रिप्शन के जो प्लान है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो लंबे समय का प्लान आपके लिए प्रॉपर रहता है। जैसे 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DAM10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको पड़ेगा 7,560 रुपये में। तो अभी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाजनपद काल के क्वेश्चन आंसर। उसमें साथ में तो अपन वो पर्सन भी करेंगे, साथ में टॉपिक का भी एनालिसिस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज सिक्के कब के मिले हैं? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बताइए। यानी क्वेश्चन है आपके सामने कि आहत सिक्के कब के मिले हैं? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये आपको बताना है। आहत सिक्के कब के मिले हैं? कब के मिले हैं आहत सिक्के, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दरअसल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही स्टार्टिंग हुआ था महाजनपद काल। इसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं किसे? महाजनपद काल को। और महाजनपद काल जब स्टार्ट हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसी समय जो सिक्के प्रचलन में आए थे उन्हें आहत सिक्के कहा गया था। कौन से सिक्के कहा गया था? उन्हें आहत सिक्के उन्हें कहा गया था। और ये जो आहत सिक्के थे इन्हें पंचमारक सिक्कों के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के सिक्के थे ये? पंचमारक सिक्के थे जिन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। और ये जो सिक्के थे इनका जो प्रचलन है वो एक प्रकार से कहा जाए तो इसी काल में होता था, ठीक है ना। यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के इनका प्रचलन होता था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 16 जो महाजनपद है उनकी जो सूची है वो किसमें उपलब्ध है? ये आपको आंसर बताना है। यानी 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किसमें उपलब्ध है? महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, छांदोग्य उपनिषद में है या संयुक्त निकाय में है, बताइए। यानी 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किसमें उपलब्ध है ये आपको बताना है। महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, छांदोग्य उपनिषद में है या संयुक्त निकाय में है, ये आंसर बताना आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय, यानी किसमें उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो इसका सही आंसर रहेगा अंगुत्तर निकाय। दरअसल ये बौद्ध ग्रंथ माना जाता है और इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची दी गई। यानी 16 महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थे, जिसमें आपको पता ही है महाजनपद जो कि जिनमें आते थे मगध था, काशी था, इस प्रकार से 16 महाजनपद थे। और उनकी जो सूची है ना वो किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है ना। तो ये बौद्ध ग्रंथ है और इसी के प्रमाणिक माने जाते हैं। हालांकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उसमें भी इनकी सूची है, लेकिन उसके प्रमाणिक नहीं माने जाते। यानी भगवती सूत्र के ना प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक किसके माने जाते हैं? अंगुत्तर निकाय के प्रमाणिक माने जाते हैं। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कालाशोक था, महापद्मनंद था, उपनिषद या उग्रसेन, बताइए। यानी जो नंद राज्य है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको आंसर बताना है। नंद राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कालाशोक को, महापद्मनंद को, उपनिषद को या उग्रसेन को? कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा महापद्मनंद, ठीक है ना। महापद्मनंद है
ये नंद राज्य का संस्थापक माना जाता है और इसी ने नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो बी इसका सही आंसर होगा। नंदवंश की बात करें तो इनका अंतिम शासक आपको पता ही है घनानंद था, जिसे मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत किया था और मौर्य वंश की इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, महापद्म नंद। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा। आगे देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्न में से सबसे पहले किसने की थी, ये आपको आंसर बताना है। डी कोसाम्बी ने की थी, रोमिला थापर ने की थी, रेपसन ने की थी, बी चट्टोपाध्याय ने की थी। यानी पंचमार्क सिक्कों के चिन्ह थे ना, मतलब उनके पंचमार्क के चिन्ह थे, उनकी सबसे पहले जो व्याख्या थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। बताइए, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की थी, डी कोसाम्बे ने की, रोमिला थापर ने की, रेपसन ने की, बी चट्टोपाध्याय ने की। किसके द्वारा की गई थी इनकी व्याख्या। कौन सा इसमें आंसर सही रहेगा, बताइए। तो इसका आंसर सही रहेगा डी कोसाम्बी। यानी पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या करने का श्रेय डी कोसाम्बी को जाता है और इसी के द्वारा सबसे पहले जो पंचमार्क सिक्के थे ना, उनके चिन्हों की व्याख्या की गई थी। इसलिए चौथे क्वेश्चन का इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, डी कोसाम्बी। इनके द्वारा विशद व्याख्या की गई थी पंचमार्क सिक्कों की। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देख नहीं है, सॉरी, ये अध्ययन है। यानी सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यानी ये आपको बताना है। यानी सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जो प्राचीन सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको इसमें आंसर बताना है। आर्कियोलॉजी कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। बताइए क्या कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा। तो इसका सही आंसर है सी, यानी न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को। यानी जो सिक्के होते हैं ना, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से, भागलपुर नाम से, पटना नाम से, पाटलिपुत्र नाम से। बताइए, यानी जो प्राचीन समय ना, उसमें बिहार किस नाम से जाना जाता था, ये आपको आंसर बताना है। मगध नाम से, भागलपुर नाम से, पटना नाम से या पाटलिपुत्र नाम से। बताइए इसका सही आंसर। प्राचीन समय बिहार किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, मगध। यानी जो बिहार है ना, उसे प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, मगध नाम से जानते थे। दरअसल वर्तमान में यदि अपन बात करें तो गया और भागलपुर वगैरह जो क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्र, यही मगध में आते थे। ठीक है, तो ये वर्तमान में आपको पता है बिहार में ही पड़ते हैं। तो एक प्रकार से ये पूरा राज्य था ना, ये किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से। ठीक है, तो इसलिए छठे क्वेश्चन का सही आंसर ए मगध रहेगा। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में जो साम्राज्यवादी जो नीति थी वो मगध से ही शुरुआत हुई थी और यहीं से पूर्ण साम्राज्य स्थापित होने प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो ये बिहार क्षेत्र था जहां पर ही सबसे पहले ये शासन की स्थापना चलने लगी थी और इसलिए छठे क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, इसमें ए रहेगा, मगध।
वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, मतलब भारत में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? दर्शन शास्त्र, वास्तुकला, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, बताइए। यानी वह क्षेत्र जो सिकंदर के समय सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, कौन सा हुआ था? दर्शन शास्त्र, वास्तुकला, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्या रहेगा? सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक क्या प्रभावित हुआ था? दर्शन शास्त्र, वास्तुकला, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आर्थिक जीवन। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या, सिकंदर ने जो आर्थिक दृष्टि से भारत को काफी नुकसान पहुंचाया था, तो इसी कारण भारतीयों का जो आर्थिक जीवन था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। 326 ईसा पूर्व में जब आक्रमण हुआ था तो भारत का जो व्यापार है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से इधर ही होता था, और इधर आपको पता है कि जो सिकंदर था ना, वो पूरी तरह से इसने क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था, और इसी कारण भारत का जो आर्थिक जीवन था उसको काफी कह सकते हैं नुकसान पहुंचा था। तो इसलिए 7वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा कि सिकंदर के आक्रमण से क्या प्रभावित हुआ था? आर्थिक जीवन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सही है? कौशल चंपा, वत्स कौशांबी, कुरु कांपिल्य और मत्स्य अहिछत्र, बताइए कौन सा जोड़ा सही है? बताइए इसका सही आंसर। कौन सा जोड़ा इसमें सही है? ठीक है, एक्चुअल में कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी आपको पता है कि श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती। वत्स की कौन सी थी? कौशांबी। ठीक है भाई। और कुरु की कौन सी थी भी? इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर। अब देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल वत्स वाला सही है, यानी वत्स कौशांबी ये जोड़ा सही है, बाकी तीनों क्या है? गलत है। यानी 8वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या आएगा? बी आएगा। वत्स की राजधानी कौशांबी थी, बाकी इसमें जोड़े हैं वो क्या है? गलत है, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। इसलिए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या आएगा? बी आएगा। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? यानी कारवां बनाकर, समझ गए ना, समूह में कारवां बनाकर चलते थे, उनके प्रमुख को क्या कहते थे? अग्रणी कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे, सार्थवाह कहते थे, वणिक कहते थे, बताइए। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये आपको आंसर बताना है। अग्रणी कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे, सार्थवाह कहते थे, वणिक कहते थे, बताइए कौन सा सही आंसर रहेगा? तो कारवां बनाकर चलने वाले जो व्यापारी थे उनका जो प्रमुख है ना, उसे क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहते थे। इसलिए 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। यानी सार्थवाह वो होता था एक्चुअल में जिसमें व्यापारी होते थे, उन वो कारवां बनाकर चलते थे, और उनका सबका जो मार्गदर्शन करता था, कहने मतलब उनका जो प्रमुख होता था उसे सार्थवाह कहते थे। व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे। अग्रणी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और वणिक है ना, वो मतलब किसी भी प्रकार के व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? वणिक कहते थे। ठीक है, तो व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। इसलिए 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिमी एशिया में मोरों के निर्यातों का उल्लेख मिलता है? यानी मोर थे ना, उनका उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है, बावेरु जातक में मिलता है, दीपवंश में मिलता है, यवन जातक में मिलता है, बताइए। यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें पश्चिमी एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में, बावेरु जातक में, दीपवंश में, यवन जातक में, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा?
सही आंसर क्या रहेगा? किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना। तो इस दरअसल इसका जो उल्लेख है वो मिलता है अपने को बावेरु जातक नामक ग्रंथ में। ठीक है ना। जातक ये दरअसल प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसमें उल्लेख किया गया है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र से मोरों का क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था, मतलब उस क्षेत्र में किया जाता था। तो इसलिए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में था? अवंती था, कंबोज था, मत्स्य था या पांचाल था? यानी इनमें से कौन सा ऐसा था जो राजस्थान में था, ये आपको बताना है। कौन सा प्राचीन जनपद इनमें से राजस्थान में स्थित था, ये आपको आंसर बताना है। अवंती था, कंबोज था, मत्स्य था, पांचाल था। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मत्स्य जनपद। आपको पता ही है मत्स्य था। अवंती तो एमपी की ओर था, कंबोज आपको पता है कश्मीर की ओर उधर था, और पांचाल है ना ये भी दरअसल यूपी क्षेत्र में था। तो इसमें सी आएगा मत्स्य, जो राजस्थान क्षेत्र में था। राजस्थान के जो जयपुर और अलवर क्षेत्र है ना, वर्तमान में थोड़ा भरतपुर का भाग, ये सारे मत्स्य में आते थे, जिसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। ठीक है। तो इसलिए 11वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा कि कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में था, तो कौन सा था? इसमें मत्स्य था। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? कौशला देवी, चेलन्ना, कुमारी देवी, क्षेमा। बताइए। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? कौशल देवी, चेलना, कुमार देवी, क्षेमा। बताइए। बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध बनाए थे, कौन उनकी पत्नी नहीं थी? तो कौशल्या देवी उनकी पत्नी थी, चेलन्ना भी थी, आपको पता है चेट्टक की बहन वगैरह। ठीक है ना। क्षेमा भी थी, ये आपको पता है कि ये दरअसल इसे भी उठाकर लाया था। कुमार देवी है ना, ये नहीं थी। कुमार देवी की बात की जाए तो ये कुमार देवी का नाम है ना, ये गुप्त काल में मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट था ना, गुप्त शासक था चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसकी पत्नी थी कुमार देवी। बाकी इनमें से ये तीनों ही किसकी पत्नियां थी? बिंबिसार की। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसमें सी रहेगा। कुमार देवी है वो बिंबिसार की पत्नी नहीं थी। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महादेव नगर के नाम से जाना जाता था? महादेव नगर या महोदय नगर भी कहते थे। कौन सा था? बताइए। पाटलिपुत्र था, कान्यकुब्ज था, उज्जैनी था या काशी था? बताइए। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महादेव नगर यानी महोदय नगर कहा जाता था? पाटलिपुत्र को, कान्यकुब्ज को, उज्जैनी को, काशी को? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा कान्यकुब्ज। ठीक है। कान्यकुब्ज जो नामक स्थान था उसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। कान्यकुब्ज है ना, उसे ही क्या कहते थे? महोदय नगर कहते थे। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसमें बी रहेगा। काशी महाजनपद निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए, इत्र फुलेल के लिए, मर्ण मूर्ति के लिए, विशाल मंदिर के लिए? बताइए। यानी जो काशी महाजनपद है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए, इत्र फुलेल के लिए, मर्ण मूर्ति के लिए, विशाल मंदिर के लिए? ये आपको बताना है।
सही आंसर बताइए। काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र, इत्र, फुलेल, मणिमूर्ति, विशाल मंदिर। कौन सा सही रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, यानी जो काशी महाजनपद है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। दरअसल काशी महाजनपद वैसे बोलते हैं घोड़ों के लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता था, घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। कौन सा? काशी, ठीक है, जिसकी राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी। तो इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा, यानी काशी महाजनपद सूती और रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसमें ए रहेगा। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? यानी गणतंत्रात्मक शासन किस में था ये आपको बताना है। मथुरा में, काशी में, वैशाली में, चंपा में, बताइए। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? मथुरा में, काशी में, वैशाली में, चंपा में, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्या सही आंसर रहेगा? तो एक्चुअल में हर जगह ना यहाँ पर जनतंत्रात्मक था, मतलब राजतंत्रात्मक था, सॉरी, राजतंत्रात्मक की व्याख्या मिलती है, लेकिन वैशाली है ना, वैशाली, वज्जी और ठीक है पावा, ये ऐसे महाजनपद थे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन था। तो उसी क्षेत्र में कौन सा आता था? वैशाली आता था, ठीक है ना। मल, वैसे पावा के मल थे, वैसे ये मल, और जो वज्जी थे ना, ऐसे महाजनपद माने गए थे जिसमें गणतंत्रात्मक शासन था, तो वैशाली वज्जी क्षेत्र में ही आता था, ठीक है। तो इसलिए इसका सही क्या होगा? सी रहेगा, वैशाली। और वैसे मल है ना, इसके दो थे, पावा और कुशीनारा, और वज्जी के वैसे 8 थे, तो उन्हीं में से एक कौन सा था? वैशाली था, जहां पे कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाकी सभी जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो अभी 3 दिए गए हैं, ठीक है ना। कुसुमपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया, अजातशत्रु ने कराया, उदय, या इसका दूसरा नाम क्या था? उद्यन, उद्यन ने करवाया, या शिशुनाग ने करवाया, बताइए। यानी कुसुमपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, उदय या उद्यन के द्वारा, या शिशुनाग के द्वारा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कुसुमपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा, यानी उदय या जो उद्यन है ना, उसी ने कुसुमपुर नगर का निर्माण करवाया, और बाद में जाकर के ये मगध की राजधानी बना था, ठीक है ना, मुख्य राजधानी के रूप में बनी थी। तो इसलिए 16वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। उदय या जो उद्यन है ना, उसी के द्वारा बसाया गया था कौन सा नगर? कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। तो 16वें का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कथा कोश में मिलता है, परिशिष्ट परव में मिलता है, दिव्यावदान में मिलता है, या फिर सौपन वासदत्ता में मिलता है, बताइए। यानी अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था दर्शक, उसका जो उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, बताइए। कथा कोश में, परिशिष्ट परव में, दिव्यावदान में, सौपन वासवदत्ता में, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा?
तो 17वें का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। यानी जो कथा कोश है ना, उसमें किसका उल्लेख मिलता है, दर्शक का उल्लेख मिलता है। तो 17वें का सही आंसर क्या रहेगा इसमें, ए। कथा कोश नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है किसका, दर्शक का, जो किसका उत्तराधिकारी था, अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था, उसी का इसमें उल्लेख मिलता है। बाकी जो परिशिष्ट पर्व है, या फिर कह सकते हैं दिव्यावदान है, या फिर कह सकते हैं कि सौपन वास्तता है, उसका जो उल्लेख है ना, ये इसमें नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो यहाँ पर दर्शक था, उसे मतलब उद्दीन या उद्बद्र है ना, उसी के समय ये शासक बना था। दरअसल ये हर्यक वंश का था। कौन से वंश की बात चल रही है, ये हर्यक वंश की बात चल रही है। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, फारसियों के विरुद्ध, बैक्ट्रियनों के विरुद्ध, पार्थियनों के विरुद्ध, यूनानियों के विरुद्ध, बताइए। यानी अशोक जो राज्य था, उसकी जो महिलाएं थी, उन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, फारसियों के विरुद्ध, बैक्ट्रियनों के विरुद्ध, पार्थियनों के विरुद्ध, यूनानियों के विरुद्ध, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। अशोक राज्य की महिलाओं ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, फारसियों के विरुद्ध, बैक्ट्रियनों के विरुद्ध, पार्थियनों के विरुद्ध, यूनानियों के विरुद्ध, बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा यूनानियों के खिलाफ। यूनानी जो आक्रमण हुए थे ना, तो अश्वक राज्य एक दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक राज्य होता था, और उसकी जो महिलाएं थी ना, उन्होंने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो इसलिए 18वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अश्वक राज्य की महिलाएं जिन्होंने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। मेनली जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना, यूनान का ही तो था ना, उसी समय यहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया था। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, इसमें डी रहेगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, बताइए। यानी जो प्रथम मगध साम्राज्य है, उसका जो उत्कर्ष है वो किस शताब्दी में हुआ था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, या पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो जब है ना, दरअसल आपको पता है कि दूसरा नगरीकरण हुआ, यानी कि महाजनपद काल होया, उसी समय यहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। यानी मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, या उक्त में से कोई नहीं, बताइए। यानी जो उज्जैन है ना, उसका प्राचीन काल में क्या नाम था, ये आपको बताना है। तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, अवंतिका, सॉरी, बताइए कौन सा इसमें सही रहेगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, ठीक है ना। तो उज्जैन है, उसे प्राचीन समय में क्या कहते थे, अवंतिका कहते थे। अवंतिका जो कहां पे है, वर्तमान में एमपी में है। ठीक है ना, तो उसे ही अवंतिका कहते थे। दरअसल ये यहां पर वैसे आपको पता ही है कि जो अवंती, जो यहाँ पर राजधानी थी उज्जैनी और अवंती थी, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर महाजनपद होता था। क्या होता था, महाजनपद होता था अवंती, और उसी में यहाँ पर अवंतिका है ना, उसी का वर्तमान नाम क्या है, उज्जैन है। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंदरमीज के नाम से जाना है, सिकंदर को, गणानंद को, अशोक को, चंद्रगुप्त को, बताइए। यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसे ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंदरमीज के नाम से पुकारा था, सिकंदर को, गणानंद को, या धनानंद, अशोक को, या चंद्रगुप्त को, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा।
किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमिज एवं जैंद्रबिज नाम से पुकारा था? कौन सा इसका सही आंसर है, बताइए। तो दरअसल जो ग्रीक लेखक थे उन्होंने, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस कहा था, ठीक है। और गणानंद का नाम है ना, उन्होंने अग्रमिज या जैंद्रमिज लिया था। तो इसलिए 21वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा, कि जो गणानंद है ना उसे क्या कहा गया था ग्रीक लेखकों के द्वारा, अग्रमिज और जैंद्रमिज कहा गया था। और चंद्रगुप्त के नाम क्या थे, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस, ये सारे नाम किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है ना। जबकि अग्रमिज और जैंद्रमिज ये नाम है, ये किसके थे, गणानंद के थे। इसलिए 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, कि ये नाम किसके थे, गणानंद के। नीचे कुछ भारतीय राज्यों की सूची दी गई है, कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। इनमें से राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण कौन से नहीं करते थे? आंसर बताना है आपको। 1 व 2 नहीं करते थे, 2 व 4 नहीं करते थे, 1 व 4 नहीं करते थे, या 2 व 3 नहीं करते थे। कौन ऐसे थे जो राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? यह आपको आंसर बताना है। कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। बताइएगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है, कौन से ऐसे थे जो राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। सही आंसर बताना है इसका। तो आपको पता है कि जो कौशल है ना, यहां पर तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। वज्जी है यहां पर कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। मगध है यहां पर भी कैसी थी? राजतंत्रात्मक। और शाक्य है वहां पर कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। तो इसमें 2 और 4 ऐसे थे जहां पे गणतंत्रात्मक थी। मैंने पहले ही बताया था कि वज्जी और जो यहां पर शाक्य, मल वगैरह जो भी थे ना, उनमें दरअसल क्या है कि गणतंत्रात्मक थी। इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसमें बी रहेगा। 2 और 4 वज्जी और शाक्य है ना, यहां पर दरअसल कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। बाकी दोनों में कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। तो इसलिए 22वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा, 2 और 4। सुमिलित कीजिए। ये थोड़ा सा गलत छप गया, मैं सही कर देता हूं इसको। सुमिलित करना है आपको इसमें। तो इधर तो राजधानी दी है, इधर मैं लिख देता हूं महाजनपद। सबसे पहले कुरु, फिर मैंने यहां पे 2 नंबर पे डाल दिया है कौशल, 3 नंबर पे मैंने डाल दिया है वत्स, और 4 नंबर पे मैंने डाल दिया मगध। तो ये तो इधर महाजनपद या जनपद है, इधर राजधानियां दी हुई है कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र। तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। ए में दिया है 1 3 5 2, बी में दिया है 4 2 1 3, सी में दिया है 1 3 2 5, और डी में दिया है 4 3 1 2। तो इनमें कौन सा सही रहेगा ये आपको बताना है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा सही रहेगा। सुमिलित करना आपको। इधर कुरु, कौशल, वत्स, मगध, इधर कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र। तो सुमिलित करना है आपको इनमें। बताइए कौन सा सुमिलित सही रहेगा। तो देख लेते हैं अपन। जो कुरु है उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या ही तो क्षेत्र था ना। वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी थी, और मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। ये क्षेत्र था। वैसे मगध की पाटलिपुत्र भी थी, लेकिन पाटलिपुत्र वाला सिस्टम
चौथे में पांचवा है ना, सिर्फ इसमें बैठ रहा है लेकिन बाकी इसमें सही नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए राजगृह वाला सही बैठेगा। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? डी ऑप्शन आ जाएगा। इन डी बिल्कुल इसमें क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। 4 3 1 2 यानी कुरु की तो कौन सी हो गई? इंद्रप्रस्थ। कौशल से संबंधित कौन हो गया? अयोध्या। वत्स से संबंधित कौशाम्बी। और मगध का संबंधित कौन सा हो गया? राजगृह। तो डी इसका सही आंसर रहेगा। 4 3 1 और 2। ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? यानी जो जीवक वैद्य है वो किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार से संबंधित था, चंड प्रदोत से संबंधित था, परसेनजीत से संबंधित था, या उद्यन से संबंधित था? किससे संबंधित था ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था वो किसके समय से संबंधित था, ये आपको आंसर बताना है। बताइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? कौन सा सही आंसर रहेगा इसमें? बिंबिसार, चंडप्रदोत, परसेनजीत, उद्यन। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? बिंबिसार। ठीक है ना। जो मगध का शासक था ना बिंबिसार हर्यक वंश का, उसी का वैद्य था कौन? जीवक। ठीक है। तो जीवक है ना, वैसे आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध के शिष्य भी थे, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? जीवक। तो ये किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था गौतम बुद्ध के समय। तो 24वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। बिंबिसार के समय वैद्य जीवक। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, नर्मदा के तट पर, या कृष्णा के तट पर? बताइए। यानी जो कालपी नगर है ना वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको आंसर बताना है। बताइए। कालपी नगर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा? बताइए इसका सही आंसर। कालपी नगर किस नदी के किनारे है? गंगा के, यमुना के, नर्मदा के, कृष्णा के? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा। यानी वर्तमान में ये कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। दरअसल वर्तमान में ये यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी में कौन से स्थान पर पड़ता है? जालन नामक स्थान पर। जालन नामक स्थान है, वहीं पर है कौन सा नगर? कालपी नगर। ठीक है। दरअसल ये जो कालपी नगर है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 4वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 4वीं शताब्दी में इसकी जो स्थापना है वो राजा वसुदेव के द्वारा की गई थी। किसने की थी? राजा वसुदेव ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो कालपी नगर, उसका जो प्राचीन नाम था पहले ये कालप्रिया था। क्या नाम था? कालप्रिया था। लेकिन धीरे धीरे ये जो नाम है ना ये किस में बदल गया? कालपी में बदल गया। ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर 25वें का क्या आएगा? बी आएगा कि कालपी नगर है वो कौन सी नदी के किनारे था? यमुना नदी के किनारे। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। पहले अर्थशास्त्र दे रखा है, फिर है अंगुत्तर निकाय, फिर है दीर्घ निकाय, और फिर भगवती सूत्र। 2 और 4, 2 3 और 4, 1 और 2, 1 2 और 3। बताइए। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र। 2 और 4, 2 3 और 4, 1 और 2, 1 2 और 3। बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र में 16 महाजनपदों की सूची नहीं मिलती है। अंगुत्तर निकाय, पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये तो सही है।
दीर्घ निकाय में ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है 16 महाजनपदों की, तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत है। जबकि भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कौन से धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मिलती है जानकारी किसकी? 16 महाजनपदों की। तो इसलिए 2 और 4 है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए 26वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसमें ए रहेगा। 2 और 4 अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है ना, यहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ए 26वें क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर थी, इंद्रप्रस्थ थी, अहिछत्र थी या मथुरा थी? बताइए। यानी महाभारत के अनुसार आपको बताना है कि उत्तरी जो पंचाल है ना, उसकी राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर थी, इंद्रप्रस्थ थी, अहिछत्र थी या मथुरा थी? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन सा सही रहेगा? तो महाभारत के अनुसार जो उत्तरी पांचाल की राजधानी है वो कौन सी थी? तो याद रखना है कि वो राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र थी। ठीक है ना। यानी महाभारत में उल्लेख हुआ है कि पांचाल है ना, उसकी 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी भाग होता था उसकी तो कौन सी होती थी? अहिछत्र। कौन सी थी? अहिछत्र। और दक्षिणी जो पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो कांपिल्य थी। कौन सी थी वो राजधानी? कांपिल्य थी। ठीक है। तो ये 2 राजधानियां थी, उत्तर की और कहां की? दक्षिण की। उत्तरी भाग की अहिछत्र और दक्षिणी भाग की कौन सी थी? कांपिल्य थी। तो इसलिए 27वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे कुरु की जो राजधानी है वो कौन सी थी? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। कहते हैं पहले तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी और बाद में कौन सी हो गई थी? इंद्रप्रस्थ हो गई थी। ये तो कुरु की हो गई। और मथुरा आपको पता है कि सूरसेन की राजधानी थी। किसकी थी? सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसमें किसकी राजधानी थी? ये बता दो अब। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा थी, वो किसकी राजधानी थी? वज्जी की, वत्स की, काशी की, सूरसेन की। पिछली बार रीट में भी आया था एक क्वेश्चन, उसमें उल्टा पूछा हुआ था वैसे एक, यानी मथुरा के महाजनपद का नाम दे दिया था और इसकी राजधानी कौन सी थी ये पूछी गई थी। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूछा गया है कि मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी की, वत्स की, काशी की, सूरसेन की। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसमें डी रहेगा। ठीक है ना। यानी जो मथुरा थी वो किसकी राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की, जिसमें राजस्थान के भी जो भरतपुर क्षेत्र वगैरह ना वो भी इसमें आते थे सूरसेन में। ठीक है। और एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि भागवत धर्म के संस्थापक, कौन से के? भागवत धर्म के संस्थापक, जिनका नाम क्या था? वासुदेव कृष्ण। कृष्ण जी बोलते हैं ना अपन, तो वासुदेव कृष्ण है ना, वो सूरसेन के ही शासक थे। कहाँ के शासक थे? सूरसेन के शासक थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कंस को मार करके सिंहासन प्राप्त किया था। कंस जो कि यहाँ पर एक दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था, उसे कृष्ण जी ने मारा था और उसके बाद में यहाँ के शासक बने थे। ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर 28वें का कौन सा होगा? डी होगा। सूरसेन, जिसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। यानी ब्रिज क्षेत्र जिसे अपन बोलते हैं ना, भरतपुर वाला क्षेत्र, मथुरा वाला क्षेत्र, तो यही था कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद। तो 28वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसमें डी रहेगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत होने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गलौसाई, कठ, मसग। कौन सा इसमें सही रहेगा? बताइए। बताइए। अभिसार, गलौसाई, कठ या मसग? बताइए। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत होने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गलौसाई, कठ, मसग। कौन सा इसमें सही रहेगा? कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है।
बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा मशक। जैसे कि मैंने बताया था कि दरअसल सिकंदर के आक्रमण के समय एक सीमांत गणराज्य था जिसका नाम क्या था, अस्वक था। क्या नाम था, अस्वक। और ये जो अस्वक है ना, इसकी जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, मशक था। क्या नाम था, मशक था। यूनानी लेखक कहते हैं कि जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुरुष सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यहाँ की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने शस्त्र उठाए थे और शस्त्र उठाने के बाद इन्होंने संघर्ष किया था। ऐसा यूनानी लेखकों का मानना है। तो इसलिए 29वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, मशक। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सिकंदर की सफलता किस कारणों से थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, सभी सही है। बताइए कौन सा सही रहेगा, किस कारण सफलता मिली थी? भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, सभी सही है। कौन सा सही रहेगा इसमें? ठीक है, तो एक्चुअल में उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो केंद्रीकृत सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी एक राजा ने ही बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करके एक बड़ी केंद्रीय सत्ता स्थापित कर रखी हो। ठीक है ना, तो ये बात सही है। दूसरी बात है कि उसकी फौज बेहतर थी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तभी तो सिकंदर को विश्व विजेता माना जाता है। इसकी जो फौज थी वो काफी बेहतर थी। देशद्रोही शासकों से भी सहायता मिली, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ऐसे शासक थे जो देशद्रोही थे और वो किसके साथ मिल गए थे, सिकंदर के साथ मिल गए थे। वह एक अच्छा प्रशासक था, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासक होने का भारत में कोई मतलब नहीं था, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि उसने एक्चुअल में कोई प्रशासनिक व्यवस्था भारत में नहीं बनाई थी, तो ये इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। यानी 30वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसमें बी रहेगा। कौन सा रहेगा, बी। यानी उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सिकंदर की जो फौज है वो बेहतर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, तो ये भी सही है। तो ये 3 पॉइंट इसमें सही है, 1, 2 और 3। तो इसलिए 30वें क्वेश्चन का इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा, 1, 2 तथा 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं की इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? स्वयं भी मारा गया था और उसने भी अपने पिता की हत्या की थी, ऐसा कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उद्दीन था या नागदशक था? बताइए कौन था शासक? मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और उसके बाद में स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया था, वो कौन था? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर क्या रहेगा? यानी मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो कौन सा सही रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा अजातशत्रु। ठीक है ना, तो अजातशत्रु जिसका एक प्रकार से कह सकते हैं जो शासन काल रहा था वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व रहा था। तो जो अजातशत्रु है ना, उसने अपने पिता जिसका नाम क्या था, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी हत्या की थी किसने? अजातशत्रु ने, और उसके बाद में शासक बना था। ठीक है, उसके बाद में जो अजातशत्रु है ना, उसकी जो हत्या है उसके पुत्र ने की थी जिसका नाम था उद्दीन। क्या नाम था? उद्दीन। ठीक है, उसके बाद में उद्दीन ने शासन प्राप्त किया था। तो इसीलिए 31वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा कि अजातशत्रु ने तो अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु की उसके पुत्र ने हत्या की।
ठीक है ना। तो बी इसका सही ऑप्शन है 31वें क्वेश्चन का। अजात शत्रु जो कौन से वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था। कौन? अजात शत्रु। यह आ गया क्वेश्चन फिर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। अजात शत्रु है उसके वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। कौन सा सही रहेगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। ठीक है ना। तो अभी अपन ने बात की थी हर्यक वंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी और उसी की हत्या करके उसका पुत्र शासक बना था जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। तो जो अजात शत्रु है ना यही हर्यक वंश का शासक था। इसीलिए 32वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा, हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजात शत्रु, चंडप्रदोत, प्रसेनजीत, उद्यन। बताइए। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजात शत्रु, चंडप्रदोत, प्रसेनजीत, उद्यन। कौन सा सही रहेगा? राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजात शत्रु, चंडप्रदोत, प्रसेनजीत या उद्यन। कौन सा था इसमें? यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो अजात शत्रु होगा। अभी अपन ने चर्चा की थी अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक, यही अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। इसलिए 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अजात शत्रु, ए इसका सही ऑप्शन रहेगा। किसने मगध साम्राज्य में वजीगण संघ को हरा करके आत्मसात किया था? यानी कौन ऐसा था जिसने मगध साम्राज्य में वजीगण संघ को हरा करके आत्मसात किया था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, महापद्म नंद था या अजात शत्रु था? बताइए। वजीगण संघ को हरा करके आत्मसात किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, महापद्म नंद ने, अजात शत्रु ने। बताइए इसका सही आंसर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अजात शत्रु। ठीक है। जो अजात शत्रु है ना उसने वज्जीगण संघ को हराया था। वज्जीगण संघ की बात करें तो ये 8 गणराज्यों का संघ था। कितने गणराज्यों का? 8 गणराज्यों का संघ था। ठीक है। दरअसल इसमें सबसे मेन लिच्छवी था। लिच्छवी होते थे जो वैशाली के होते थे। कहाँ के थे? वैशाली के होते थे। तो लिच्छवी उस समय जो लिच्छवी शासक है यानी जो प्रधान है उसका नाम चेटक था। ठीक है ना। अब चेटक है ना उसने काफी बड़ी सेना एकत्रित की और यहाँ पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। कहते हैं कि उसके पास 9 तो लिच्छवी थे, 9 मल थे और 18 गणराज्य और थे। ठीक है ना। काफी बड़ी सेना इकट्ठी की थी। लेकिन अजात शत्रु है ना उसने वजीगण संघ को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और विलय कर लिया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह से पराजित हुआ, अब इसके विलय किया और विलय करने वाला यहाँ पर शासक कौन था? अजात शत्रु था। यानी जो वजीगण संघ है ना उसका विलय मगध में हो गया था। कहाँ हो गया था? मगध में। और वैसे भी आपको याद रखना है कि जितने भी महाजनपद थे ना उनमें शक्तिशाली मगध ही था, क्योंकि लास्ट में सबका विलय किसने कर लिया था? मगध ने। ठीक है। तो आप या आपका कोई मित्र यदि अनअकैडमी का कोर्स खरीदना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को, और अनअकैडमी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। यदि अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अनअकैडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।